अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्लोटेशन जो है वो बेटे स्टार्ट करवाया था और उसके बाद हमने एप्लीकेशंस की थी फ्लोटेशन की भी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की भी। दो एप्लीकेशंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दी थी, हॉट एयर बैलून की और वुडन ब्लॉक की। हॉट एयर बैलून जो आपको एयर में नज़र आता है बेटे फ्लोट करता हुआ, डैट इज़ ड्यू टू डेंसिटी ऑफ जो उसके अंदर हॉट एयर थी उसकी डेंसिटी की वजह से होता है। और सेकंड एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी डैट इज़ वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक भी जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है, ठीक है। वो एग्जांपल हमने भी कर ली थी। ये भी क्या था कि बॉडी जो है उसका जो वाटर बॉडी जो है, जो भी बेटे बॉडी आप जो वुडन ब्लॉक है वो अगर आप पानी में फेंको तो वो फ्लोट करता रहता था। तो वो भी हमने पढ़ लिया था कि क्योंकि जो वेट है वॉल्यूम का, इक्वल वॉल्यूम वाटर, वो जो है वो ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू वेट ऑफ द ब्लॉक। दैट्स वाई जो ब्लॉक है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता रहता है। आज हम वही एग्जांपल्स जो है आगे फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। थर्ड एग्जांपल आज हम स्टडी करेंगे। एग्जांपल आपकी है शिप्स एंड बोट्स, ठीक है। हम थर्ड एग्जांपल करने लगे हैं। Ships and boats are designed on the same principle of flotation. They carry passenger and goods over water. It would sink in water if its weight, including the weight of its passenger and goods, become greater than the upthrust of water. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो फ्लोटेशन की थी या जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटे अप्लाई हो रहा था, वो क्या चीज़ थी? शिप्स एंड बोट्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटे कि जितनी भी शिप्स होती हैं या बोट होती हैं उनका डिज़ाइन इस तरह किया जाता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की जाती है कि वो सिंक ना करें बल्कि वो वाटर की सरफेस के ऊपर बेटे फ्लोट करती रहें, तैरती रहें। वो क्या करती हैं, जो छोटी बोट्स हैं या बड़े बड़े जो शिप्स हैं, इवन नॉट कि वो सिर्फ पैसेंजर ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जा नहीं रहे होते, बल्कि वो बहुत सारा सामान यानी कि गुड जो है वो भी एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक सिटी से दूसरी सिटी में जो है वो लेके जा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो है वो सिंक नहीं करती, ना तो वो बोट डूबती है, ना वो जहाज़ जो बहरी जहाज़ है जो शिप है वो भी नहीं डूबती। वहाँ पे भी क्या फिनोमेना बेटे यूज़ हो रहा होता है, वहाँ पे भी फ्लोटेशन का जो फिनोमेना हमने पढ़ा था वही वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। वाटर जो है, जो बोट है या जो शिप है बेटे वो सिंक नहीं करती, वो डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जो है जो वाटर है मतलब बोट या शिप है अगर वो सिंक करे, ठीक है, इट वुड सिंक, ये सिर्फ और सिर्फ तब सिंक कर सकती है जब इसका वेट इंक्लूडिंग द वेट ऑफ इट्स पैसेंजर और गुड्स, ठीक है। शिप का अपना वेट या बोट का अपना वेट, उसके अंदर जो पैसेंजर हैं, जो गुड्स हैं, उनका वेट अगर वाटर के अप थ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो आपकी शिप और बोट जो है वो क्या हो जाएगी? वो डूब जाएगी। यानी कि मैं इसको यूं भी कह सकती हूँ कि बेटे जो वाटर की अपथ्रस्ट फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स हमने कल पढ़ी थी ना, जो अपर फोर्स होती है वाटर की, डेट इज़ नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स, या किसी भी लिक्विड की होती है। तो जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो क्या होनी चाहिए? हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए शिप के या बोट के वेट से। अगर अब थ्रस्ट फोर्स जो है वो ग्रेटर होगी तो आपकी जो शिप है और जो बोट है वो क्या होगी? वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहेगी। लेकिन अगर आपका शिप का इंक्लूडिंग पैसेंजर या गुड जो है उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, देन आप थ्रस्ट ऑफ वाटर तो क्या हो जाएगा कि शिप जो है वो सिंक कर जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया? हम अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, डैट इज सबमरीन, ठीक है। सबमरीन जो है वो हम स्टडी करेंगे। A submarine can travel over as well as underwater using the same principle of flotation. It floats over water when the weight of water equal to its volume is greater than its weight. Under this condition, it is similar to a ship and remain partially above water level. It has a system of tank which can be filled with and emptied with seawater. When these tanks are filled with seawater, the weight of the submarine increases. As soon as its weight becomes greater than the upthrust, it dives into the water and remain underwater. To come up to the surface, the tanks are made empty from seawater.
आप लोगों ने नाम सुना होगा सबमरीन का, ठीक है। सबमरीन क्या होती है बेटे? सबमरीन जो है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट भी कर सकती है और ये बिल्कुल डीप इन द सी जो है, पानी के बिल्कुल डीप जो है वो भी चल जाती है, पानी के बिल्कुल अंदर भी जो है जा सकती है। इसके ऊपर भी जो मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा होता है वो फ्लोटेशन ही का मैकेनिज्म है और इसके दो प्रोसेसेस हैं। ये पानी के ऊपर भी मूव कर सकती है, फ्लोट कर सकती है सबमरीन, और मैंने दूसरी क्या चीज़ बताई, ये पानी के अंदर भी जा सकती है। अब जब ये पानी के ऊपर अगर मूव कर रही है तो क्या रीज़न है? वही रीज़न जो हम ऊपर शिप का और बोर्ड का हमने पढ़ा था कि अगर इसका वेट जो है वो कम होगा, ठीक है ना, अगर इसका वेट जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू अपथ्रस्ट फोर्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, यानी कि जो वाटर की अपथ्रस्ट फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी और शिप जो आपकी सबमरीन है इसका वेट कम होगा, तो क्या होगा, आपकी सबमरीन जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करती रहेगी। लेकिन बेटे फिर दूसरा ऑपोजिट फिनोमेना क्या है, रिवर्स फिनोमेना क्या होता है कि सबमरीन के अंदर कुछ टैंक्स होते हैं। क्या होते हैं? टैंक्स होते हैं। जब वो पानी के अंदर जाती है तो वो टैंक्स जो हैं बेटे पानी के भर जाते हैं। उन टैंक्स में क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है। वो वाटर से फिल अप हो जाते हैं। जब वो वाटर से फिल अप हो जाते हैं तो सबमरीन का वेट जो है वो अप थ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाता है। जब सबमरीन का वेट अप थ्रस्ट फोर्स से ज़्यादा हो जाता है तो सबमरीन जो है वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है वाटर की बिल्कुल निचली सतह पे, समंदर में या आपके ओशंस में जो है वो बिल्कुल डीप जो है वो चली जाएगी। इज दैट क्लियर? और जब इसने वापस फ्लोट करना होता है, जब दोबारा इसने वाटर की सरफेस पे आना होता है, ऊपर आना होता है, तो क्या होता है कि वो टैंक्स जो हैं जिनमें पानी फिल किया था वो टैंक्स दोबारा जो है एम्प्टी कर दिए जाते हैं, खाली कर दिए जाते हैं। जब वो खाली हो जाते हैं तो सबमरीन का वेट जो है बेटे वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू अपथ्रस्ट फोर्स। यानी कि इन शॉर्ट फिनोमेना यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? फ्लोटेशन का फिनोमेना यूज़ हो रहा है कि अगर अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो ग्रेटर होगी किसी भी लिक्विड की, यहाँ पे हम वाटर पढ़ रहे हैं लिक्विड, अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होगी और शिप या बोट का वेट कम होगा तो वो क्या करेगी? वो फ्लोट करेगी। अगर शिप का, सबमरीन का, किसी भी चीज़ का वो वेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अपथ्रस्ट फोर्स कम होगी तो क्या हो जाएगा? वो चीज़ जो है वो सिंक कर जाएगी। इज दैट क्लियर? तो सबमरीन में बेटे दोनों फिनोमेना होते हैं। अगर ये ऊपर भी उसकी सरफेस पे भी फ्लोट कर सकती है, सरफेस पे फ्लोट करने के लिए क्या है कि जो है अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू वेट। और जब इसने डीप इन द सी जाना होता है, बिल्कुल डाइव कर जाती है, पानी की निचली सतह पे चली जाती है, तो क्या हो जाता है? इसके टैंक जो हैं वो पानी से फिल अप हो जाते हैं, इसका वेट ज़्यादा हो जाता है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो कम हो जाएगी, तो ये पानी के बिल्कुल नीचे चली जाएगी, डाइव डीप इनटू द सी। तो ये हमने जो है 4 डिफरेंट एग्जांपल्स जो हैं वो हमने फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बेटे की। यहाँ पे आपकी बुक में यहाँ पे आपको डायग्राम भी दी हुई है कि शिप जो है वो फ्लोट करती है ओवर वाटर, और यहाँ पे आपको सबमरीन जो है वो भी दिखाई हुई है। ये इसके प्रोपेलर हैं यानी कि फ़ैन होते हैं, ये मूव करते हैं। पेरिस्कोप है जिससे जो है वो नज़र आएगा, एंटीना, टावर और दैट इज़ सोनर। ये एक सबमरीन की जो है आपको डायग्राम जो है आपकी बुक में दिखाई हुई है। इसी पेज के बेटे अगर आप आगे चलो, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 5.3। एन एम्प्टी मेट्रोलॉजिकल बैलून्स वे 80, बैलून का वेट आपको दिया हुआ है 80 न्यूटन, ठीक है, 80 न्यूटन बैलून वेज 80 न्यूटन, इट फिल्ड विद 10 क्यूबिक मीटर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का वेट गैस का दिया हुआ आपको 10, यानी कि वॉल्यूम सपोज दिया हुआ है। वॉल्यूम का क्योंकि यूनिट मीटर में होता है ना, क्यूबिक मीटर, तो वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिक मीटर है, इसका मतलब है दिस इज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 10 मीटर क्यूब। हाउ मच मैक्सिमम कॉन्टेंट द बैलून कैन लिफ्ट beside its own weight. The density of hydrogen is 0.09 kg per meter cube and the density of air is 1.3. आपको हाइड्रोजन की डेंसिटी भी दे दी है, आपको एयर की डेंसिटी भी दी है। आपने बेटे हाइड्रोजन का वेट फाइंड करना है और आपने जो कंटेंट दूसरा है आपने उसका भी वेट, यानी कि 2 वेट्स आप फाइंड करोगे, W1 एंड W2। यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे। आपके पास 2 प्रेशर्स दिए हुए हैं, P1 भी दिया है बेटे, P2 भी दिया हुआ है। ये इक्वेशन हमने आप कल की थी। यहाँ पे आप थ्रस्ट फोर्स फाइंड कर सकते हो। आप थ्रस्ट किसकी इक्वल होती है? वो होती है P2 GV और F1 F2 जो मैंने करवाई थी। सब में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे।
डेंसिटी की वैल्यू, जी की वैल्यू और आपके पास जो वॉल्यूम गिवन आपको 10 दिया हुआ है, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी अपथ्रस्ट फोर्स आएगी। अब आपके पास क्या आ गया, हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स आ गई। हमने क्या फाइंड करना है, W1 हम फाइंड करेंगे। W1 किसके इक्वल होता है, डेंसिटी 1 V इंटू जी। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास W1 आ जाएगा। टोटल वेट लिफ्टेड यानी कि टोटल वेट टोटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। वो कितना है, W प्लस W1 प्लस W2। W1 हमने फाइंड कर लिया, बाकी दोनों आपको दिए हुए थे क्वेश्चन में। इन तीनों को ऐड अप करोगे टोटल फोर्स आ जाएगी। टोटल आपकी जो बेटे फोर्स के W प्लस W1 प्लस W2 इज इक्वल टू F है ना बेटे। तो यहाँ पे आपको F तो बुक में दी हुई थी न्यूटन, ठीक है, लेकिन हमारे पास हमने क्या फाइंड कर लिया, W1 हमने फाइंड किया है और आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटे, W2 फाइंड करना है, ठीक है। तो W2 जब मैं फाइंड करूँगी तो मैं उसको उस साइड पे ले जाऊँगी ना, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, W2 की वैल्यू आ जाएगी, डैट इज़ 38। तो मैक्सिमम वेट क्या है, डैट इज़ 41 न्यूटन जो है वो आपका मैक्सिमम वेट होगा जो बैलून जो है वो लिफ्ट कर सकेगा, इंक्लूडिंग इट्स ओन वेट। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल था इजी सा, ये आपने करना है बेटे। इस न्यूमेरिकल में कोई ऐसी जो डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आए। आपने इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से करना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आपने मेरे से इसको जो है वो पूछना है। जो इक्वेशन हमने कल यूज़ की थी ना, मैंने आपको करवाई थी F1 और F2, वही इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ हुई हैं। क्लियर हो गया। अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हमारा है 5.8 स्टडी नॉन विस्कस एंड आइडियल फ्लूइड, जो है हम आज इसको पढ़ेंगे। Moving fluid have great importance. In order to find the behavior of a fluid in motion, we consider their flow through pipes. When a fluid is in motion, its flows can take place in two ways, either streamlined or turbulent. फ्लूइड जो है, हम फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में। बेसिकली हमने फ्लूइड ही बेटे पढ़ने हैं। इन फ्लूइड जो मोशन में होते हैं उनका बिहेवियर जो है वो कैसा होता है। कोई भी फ्लूइड अगर आपका जो है वो किसी भी पाइप से जो है वो मूव कर रहा हो, गुजर रहा हो, फ्लो हो रहा हो उसका, तो उसकी जो मोशन है वो दो तरह की होगी। मैंने क्या कहा, किसी भी पाइप में कोई फ्लूइड मूव कर रहा हो तो उसकी जो मोशन है वो दो तरह की होगी, ठीक है। एक होगी स्ट्रीमलाइन और एक होगी टर्बुलेंट, ठीक है। दो तरह की मोशंस होगी फ्लूइड की, कौन सी, एक स्ट्रीमलाइन और एक टर्बुलेंट। अब ये स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट जो है, इन दोनों को अलग अलग वन बाय वन जो है हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। पहली आपकी मोशन आती है स्ट्रीमलाइन मोशन। The flow is said to be in streamline or laminar flow if every particle that passes a particular point move along exactly the same path as followed by the particles which passes that point earlier. In a steady flow of fluid, the motion of particle is smooth and regular as shown in figure 5.11. The smooth path followed by the fluid particle in laminar flow is called a streamline. The streamline may be straight or curved and tangent to any point given the direction of the flow of liquid. The different streamlines cannot cross each other. मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी पाइप में जो फ्लो होता है लिक्विड का बेटे, उसकी मोशन दो तरह की होती है। एक मोशन कौन सी होती है, स्ट्रीमलाइन मोशन, और एक मोशन कौन सी होती है, लैमिनर मोशन, ठीक है। स्ट्रीमलाइन या लैमिनर मोशन एक ही नाम है। एक मोशन आपकी है स्ट्रीमलाइन मोशन और दूसरी मोशन आपकी कौन सी है, उसको हम लोग कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो कहेंगे, ठीक है। पहली क्या होगी स्ट्रीमलाइन फ्लो, दूसरी कौन सा जो उसका फ्लो है, जो उसकी मोशन है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका टर्बुलेंट। जो पहले की भी मैंने रीडिंग की है, पहला फ्लो जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, या उसको क्या कहते हैं, लैमिनर फ्लो कहते हैं। दोनों सेम जो है उसी के नाम है। इनको हम लोग स्टडी करेंगे। जो लैमिनर फ्लो है, जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है बेटे, वो क्या होता है कि अगर आपका जो लिक्विड है उसका हर जो पार्टिकल है वो पार्टिकुलर पॉइंट से जो है वो पास हो और उनका पाथ, उनका रास्ता जो है वो सेम होगा और पार्टिकल भी जो है उसी रास्ते से गुजरेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रीमलाइन कहेंगे, या उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैमिनर कहेंगे। मैं दोबारा बता देती हूँ कि वो फ्लो, ऐसा फ्लो उसको हम स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो कहते हैं कि
इफ एवरी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से गुजरे तो वो एग्जैक्टली सेम पाथ जो कि पार्टिकल जो है जो पहले गुजर चुके हैं, ठीक है, उन्हीं पाथ, यानी कि देखो कोई अब बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, सपोज आप करो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स गुजर गए हैं एक पाथ से, एक रास्ते से, जो उसके बाद पार्टिकल आ रहे हैं वो भी उसी रास्ते से गुजरे हैं, वही पाथ वो चूज करें। तो ऐसे फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं या लेमिनर फ्लो कहते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनर फ्लो जो है बेटे ये स्मूथ और रेगुलर फ्लो होता है, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो उनको हम लोग क्या कहते हैं, जो पाथ वो फॉलो कर रहे होते हैं उनको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन जो है ये स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, ये कर्व पार्ट भी हो सकता है, और ये टेंजेंट पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी जो है हर पॉइंट्स पे डिफरेंट जो है वो डायरेक्शन है, लेकिन ये डिफरेंट टेंजेंट जो है या डिफरेंट स्ट्रीमलाइन जो है ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। ये आप अगर नोट करो तो बेटे ये जो आपको दिखाया हुआ है ये क्या है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इसको हम लोग लैमिनर फ्लो भी कहते हैं। यहाँ से क्या है कि अगर कुछ पार्टिकल ने जो यहाँ से पास हुए हैं, उन जिस रास्ते से जिस पास से वो पार्टिकल पास हुए हैं, आने वाले कमिंग पार्टिकल भी उसी पास से जो है वो ट्रेवल करेंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। और स्ट्रीमलाइन जो है इसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी मोशन जो है वो क्या होती है, स्मूथ होती है और रेगुलर होती है। ज़रूरी नहीं है कि बेटे ये सारे के सारे स्ट्रेट पाथ में मूव करें, कभी कभार ये पाथ कर्व भी हो सकता है। कर्व क्या होता है, इस तरह डी की फॉर्म में, एंगल की फॉर्म में, या ये टेंजेंट पाथ भी हो सकता है। पाथ जैसा मर्जी होगा, लेकिन डिफरेंट स्ट्रीमलाइन जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। इज दैट क्लियर? ये हमने कौन सा फ्लो पढ़ लिया? दिस फ्लो इज नोन एज स्ट्रीमलाइन फ्लो, या इसका दूसरा नाम क्या था, लेमिनर फ्लो भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आ रही है, फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप एज शोन इन द फिगर 5.12 विल हैव सर्टेन वेलोसिटीज v1 at p, v2 at q and so on. If the velocity of the particle of the fluid at PQR does not change with the passage of time, then the flow is said to be steady flow or streamlined flow. The line PQR, which represent the path followed by the particle, is called a streamline. It represents the fixed point followed by orderly processing particle. In streamline flow, all the particles passes through P, also passes through Q and R. It means that two streamlines cannot cross each other. बेटे आपको नेक्स्ट हमने जो पढ़ा था स्ट्रीमलाइंस फ्लो पढ़ा है, इसी फ्लो की आपको एक एग्जांपल दी हुई है। कोई भी आपके पास एक पाइप है, ये आपकी फिगर है, ये आपके पास एक ब्लू कलर का पाइप है, सपोज है, आप करो यहाँ पे जो पार्टिकल है, जो फ्लूइड है, वो मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी उसकी v1 है, v2 है, v3 है। हमने क्या किया, डिफरेंट पॉइंट्स में इसको डिवाइड कर दिया। एक पॉइंट हमने क्या बना दिया, पॉइंट p, एक पॉइंट क्या है, पॉइंट q, और एक पॉइंट क्या कर दिया, पॉइंट r बना दिया। वेलोसिटी जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। p पे क्या आती, v1 है, q पे क्या वेलोसिटी है, v2 है, r पे क्या वेलोसिटी है, v3 है। पार्टिकल जो है वो जब डिफरेंट पॉइंट से गुजरता है, चाहे वो पॉइंट पी से गुजरे, चाहे क्यू से, चाहे आर से, लेकिन वो क्या करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम यहाँ से जाहिर सी बात है टाइम तो चेंज हो रहा है, लेकिन इसका फ्लो जो है वो क्या रह रहा है, वो स्मूथ रह रहा है, स्टडी रह रहा है, और फ्लो का जो पाथ है वो क्या है, वो सेम रह रहा है। इस तरह के मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं इसको। ये जो लाइन है डैट इज PQR, ये लाइन जो है ये रिप्रेजेंट करती है पाथ, रास्ता, वो रास्ता जो के पार्टिकल जो है फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जितने भी पार्टिकल आ रहे हैं वो सारे इसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। नो डाउट कि सबकी वेलोसिटी डिफरेंट है, लेकिन उनका पाथ जो है वो सेम है, फिक्स्ड पाथ है, ठीक है। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में तमाम पार्टिकल जो हैं वो P से गुजर के Q और Q से गुजर के R और आगे इस तरह जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो स्ट्रीमलाइन जो हैं वो एक दूसरे को बेटे क्रॉस नहीं करती। इज दैट क्लियर? ये हमने कौन सा फ्लो पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो। फिर मैंने आपको कहा था कि जो फ्लो है लिक्विड का बेटे, ये दो तरह की इसकी मोशन होती है, एक होती है स्ट्रीमलाइन मोशन और एक कौन सी होती है, टर्बुलेंट मोशन या टर्बुलेंट उसका
फ्लो है। स्ट्रीमलाइन हमने कंप्लीट कर दिया, विद एग्जांपल मैंने आपको करवाया। नेक्स्ट फ्लो जो हमने, नेक्स्ट जो इसके फ्लो है या नेक्स्ट जो इसकी मोशन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे टर्बुलेंट मोशन। द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। बिल्कुल आपका जो स्ट्रीमलाइन जो है लैमिलर फ्लो था उसका ऑपोजिट आ जाए, वो क्या था, वो एक रेगुलर फ्लो था। ठीक है, रेगुलर फ्लो था, एक स्मूथ फ्लो था, एक रेगुलर फ्लो था। स्ट्रीमलाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर रही थी। इसके अगर आप ऑपोजिट आ जाओ तो जो इरेगुलर फ्लो है, जो अनस्टेडी फ्लो है और किसी भी फ्लूइड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। यहाँ पे आपके पास टर्बुलेंट फ्लो बताया हुआ, देखो ये यहाँ से फ्लो हो रहा है लिक्विड, कोई यहाँ से हो रहा है कि कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, यानी कि ये क्या है, ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर फ्लो है। और इस तरह के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक है, above a certain velocity of fluid motion, the motion of the fluid become unsteady and irregular. Under this condition, the velocity of the fluid changes abruptly as shown in figure 15.3. 15.3 बेटे यही जो मैंने अभी आपको दिखाई है। 15.3, in this case the exact path of the particle cannot be considered. In two streamlines cross each other, then the particle will go in one or in other directions and flow will not be steady flow. Such a flow is called turbulent flow. When a flow is unsteady or turbulent, there are eddies or whirlpool in the motion and the path of the particles are continuously changing. हमने नेक्स्ट फ्लो जो है मैंने आपको बताया, डैट इज टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो वो फ्लो होता है जो बेटे इरेगुलर होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको जो, अगर हम ये डायग्राम देखें, इस डायग्राम को आप लोग देखो। ठीक है, ये डायग्राम जो आपको दी हुई है, दिस इज अनस्टेडी फ्लो, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर फ्लो। ये कौन सा फ्लो है, दिस इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो जो है बेटे, इसकी मोशन जो है वो क्या होती है, अनस्टेडी होती है और इरेगुलर होती है, उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती। इसमें क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो फ्लूइड की वेलोसिटीज़ हैं वो चेंजेस होती हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी के साथ साथ उसके पाथ भी चेंज होते हैं। वेलोसिटी तो पहले में भी चेंज हो रही थी, लेकिन उनका जो पाथ था पार्टिकल्स का वो सेम था। लेकिन इस केस में क्या है कि वेलोसिटीज भी चेंज हो रही हैं, लेकिन वेलोसिटी के साथ साथ उनके एग्जैक्ट पाथ का पता ही नहीं चलता, यानी कि हर पार्टिकल अपने एक डिफरेंट पाथ से जो है वो मूव कर रहा होता है, उसका एक अलग पाथ होता है, और हम जो है वो एग्जैक्ट पाथ जो है किसी भी पार्टिकल का कंसिडर ही नहीं कर सकते। और यहाँ पे वो क्या था कि वहाँ पे दो स्ट्रीमलाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती थी, यहाँ पे दो स्ट्रीमलाइन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि पार्टिकल जो हैं वो वन में नहीं बल्कि क्या करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट डायरेक्शन में जो है उनका फ्लो होता है। इसलिए क्योंकि वो डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं तो उनका फ्लो जो है वो स्टेडी नहीं होगा। इस तरह के फ्लो को बेटे हम लोग क्या कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। और जब आपके किसी भी लिक्विड का फ्लो जो है वो अनस्टेडी हो या टर्बुलेंट हो तो हम क्या कहेंगे कि उसमें जो है आइडीज या वर्लपूल जो हैं उसकी मोशन में आ जाते हैं। और जो उसका जो मोशन है, जो पाथ है, वो क्या होता है बेटे, वो कंटिन्यूसली जो है वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये आपने बात याद रखनी है। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। फार्मूला 1 रेसिंग कार्स हैव स्ट्रीमलाइन डिज़ाइन। ये वाली जो रेसिंग कार्स होती हैं ना बेटे, जैसे एक तो सिंपल कार्स है ना जो हम लोग यूज़ करते हैं अपनी ट्रैवलिंग के लिए, एक कार्स होती हैं जो रेसिंग में यूज़ होती हैं। ठीक है, रेसिंग कार्स को हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूला कार्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मूला कार्स। इन कार्स को हम लोग फार्मूला कार्स कहते हैं। फार्मूला कार जो हैं वो स्ट्रीमलाइन उनको जो है डिज़ाइन किया जाता है। दूसरी एग्जांपल आपको दी हुई है डॉल्फिन्स की। डॉल्फिन है स्ट्रीमलाइन बॉडी, इनकी बॉडी भी जो है वो स्ट्रीमलाइन है टू असिस्ट देयर मूवमेंट इन वाटर। नेक्स्ट आपके पास आता है आइडियल फ्लूइड। ठीक है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है, द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। द फ्लूइड इज नॉन विस्कस, दैट इज देयर नो फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड। Number 2, the fluid is incompressible, that is density is constant. Number 3, the fluid motion is steady. हमने क्या टॉपिक अभी रीड आउट मैंने किया, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है बेटे, वो फ्लूइड जिसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज या उस फ्लूइड के अंदर तीन करेक्टर्स होंगे तो उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, डैट इज आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या,
जो फ्लूइड, एक तो वो फ्लूइड जो है नॉन विस्कस होना चाहिए। नॉन विस्कस का मतलब क्या होता है कि उसके जो एडजेसेंट लेयर्स हैं, किसकी लेयर्स बेटे, फ्लूइड की जो लेयर्स हैं उनके दरमियान में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होनी चाहिए। जिस फ्लूइड की एडजेसेंट लेयर्स में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन विस्कस फ्यूज करते हैं। तो फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेस का मतलब क्या होता है, उसकी डेंसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि कभी डेंसिटी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, बल्कि डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि फ्लूइड जो है उसकी मोशन जो है वो रेगुलर हो, स्टेडी हो, ठीक है। ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर ये तीनों खूबियाँ पाई जाएं, यानी कि फ्लूइड नॉन विस्कस हो, फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल हो और फ्लूइड जो है स्टेडी हो। तो इस तरह के फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो आपको हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया आइडियल फ्लूइड की जो है, आपको मैंने जो है वो भी प्रॉपर्टीज़ हमने बताई कि ऐसा फ्लूइड जिसमें ये तीनों चीज़ें होंगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल फ्लूइड कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है बेटे रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की बात ही हम कर रहे हैं तो उसी का रेट ऑफ फ्लो हम देख रहे हैं। Rate of flow of a fluid through a pipe is the volume of the fluid passing through any section of the pipe per unit area. Rate of flow क्या होता है, rate of flow को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे बेटे, rate of flow of fluid को यानी कि कोई भी फ्लूइड जो है वो किसी पाइप से अगर गुजर रहा हो उसका वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी सेक्शन, यानी कि किसी भी सेक्शन पाइप से जो गिरेगा पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना फ्लूइड आपका गुजरा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस रेट को हम लोग कहेंगे रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। यानी कि कितना फ्लूइड कितने टाइम में आपका जो है पास हो रहा है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड या कोई भी फ्लूइड जो है आपका थ्रू अ पाइप is the volume of the fluid passing through any section of the pipe per unit time, that is known as rate of flow। तो इसका जो है इसके लिए हम अपनी एक अभी डायग्राम बनाएंगे और इसके लिए हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे। लेट मैं आपको जो है वो डायग्राम ड्रॉ करवाती हूँ और फिर हम साथ साथ जो है उसकी इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। आपने क्या करना है बेटे, आपने कंसिडर करना है कि आपके पास कोई भी जो है एक पाइप है, कोई भी पाइप आप लोग कंसिडर करोगे। क्या हम कंसिडर करेंगे, कोई भी पाइप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कोई भी एक पाइप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बड़ा सा एक पाइप ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक पाइप ड्रॉ किया, ओके। यहाँ पे इसके अंदर भी एक चीज़ आप ड्रॉ करो, सेम ऐसी जैसे आपने बाहर ड्रॉ की है, क्लियर। इसको भी आप डबल कर लो, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारा ए, इसको आप ऐसे बना लो ताकि ये बाहर वाले से डिफरेंट आपको जो है वो नज़र आए, ओके। ऐसे कर लिया। अब ये इसको हम डॉटेड लाइंस में शो करेंगे, यहाँ पे भी हम डॉटेड लाइंस लगा लेते हैं और ये जो है आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वी, कैपिटल वी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल टी, वॉल्यूम, और नीचे क्या चीज़ आ गया आपका, टाइम आ गया। ये हम डिफाइन कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। आपने क्या करना है, कंसिडर करो अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, एक। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक फ्लूइड जो है वो मूव कर रहा है। वेलोसिटी फ्लूइड की क्या है, हमने स्मॉल वी ले लेनी है। वेलोसिटी क्या लेंगे आप, वी लोगे, एंड इट फ्लो थ्रू पाइप फॉर टाइम क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है। टाइम क्या है, स्मॉल टी है। डिस्टेंस कवर जो है, डिस्टेंस कितना फ्लूइड ने कवर किया इन स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। तो उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम कर लेंगे L इज इक्वल टू वी इंटू टी। एल क्या है बेटे, एल जो है वो लेंथ ऑफ द पाइप है आपकी, जिसमें से आपका फ्लूइड जो है पास हो रहा है इन टाइम टी। वॉल्यूम हमने फाइंड अगर करना हो कि इसका वॉल्यूम क्या है फ्लूइड का पासिंग थ्रू पाइप इन टाइम टी, तो वॉल्यूम को मैं कैसे करूँगी, मैं कर लूँगी ए मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल टू ए वी टी। अगर यहाँ पे भी ए आया तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो कैसे कर लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो, ठीक है।
फ्लो ऑफ एनी लिक्विड आप लिख सकते हो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम उसको कैसे रेट ऑफ फ्लो को कहते करते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि कितना आपका वॉल्यूम है उसका, उस वॉल्यूम में से एक स्पेसिफिक टाइम में कितना लिक्विड जो है पास होगा, डैट इज़ नोन एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। यानी कि रेशो लेंगे हम लोग वॉल्यूम का और इसका टाइम का। वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए वी टी। ये जो ए एल है ये वी के इक्वल होता है और वी किसके इक्वल हो गया, ए वी टी के, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, यानी कि टाइम है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ए वी आ जाएगा। यानी कि आपका जो रेट ऑफ फ्लो है बेटे वो क्या आ जाएगा, रेट ऑफ फ्लो इज इक्वल्स टू कैपिटल ए स्मॉल वी। इज दैट क्लियर? ये आ गया आपका। और इसका ऐसा यूनिट क्या हमारे पास आ जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ अगर हम इसका करेंगे तो इसका यूनिट आपका बेटे आएगा मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। और कभी कभार इसका यूनिट जो है उसको हम लोग लीटर पर सेकंड भी जो है वो कह देते हैं, मीटर क्यूब की जगह आपका लीटर में भी जो है इसका यूनिट आ सकता है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया आपका रेट ऑफ फ्लो। पहले हमने आइडियल फ्लूइड पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ लिया, रेट ऑफ फ्लो पढ़ा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड क्या होता है, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू अ पाइप इज द वॉल्यूम द फ्लूइड पासिंग थ्रू एनी सेक्शन ऑफ पाइप पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना फ्लूइड वहाँ से जो है वो पास हुआ। फिर हमने जो है उसका फॉर्मूला निकाला, हमने पूरी इक्वेशन डिराइव की, मैंने आपको सारी एक्सप्लेन की। उसके बाद हमने क्या बताया, हमने इसका जो बेटे वो यूनिट भी जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। इन द एंड यहाँ पे आपके पास एक और छोटी सी एक चीज़ है जो कि आपके फ्लो ही से लिंक्ड है, वो भी हम लोग कवर आज ही के टॉपिक में करेंगे, डैट इज स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है, इट इज़ द ओवरऑल फ्लो पैटर्न डज नॉट चेंज विद टाइम, दिस फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। कोई भी फ्लो जो लिक्विड का फ्लो है, जो लिक्विड गुजर है, जो लिक्विड की मोशन है, अगर वो अपना पैटर्न चेंज नहीं करती विद टाइम तो इस तरह के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं। स्टेडी फ्लो में एवरी पार्टिकल जो है वो सेम लाइन को जो है वो फॉलो करता है, जिससे मैंने आपको पहले बताया था बहुत सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो पहले पार्टिकल जिस पाथ से मूव किए हैं आने वाले पार्टिकल भी उसी रास्ते को चूज करेंगे और उसी पाथ से मूव करेंगे। इस तरह के पाथ को, इस तरह की मोशन को, इस तरह के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं। यानी कि अगर आपका ओवरऑल फ्लो का पैटर्न जो है वो टाइम के साथ चेंज ना हो तो उस तरह के फ्लो को हम लोग क्या कह रहे होते हैं बेटे, स्टेडी फ्लो कह रहे होते हैं, ठीक है। इज डेट क्लियर? आपने स्टेडी फ्लो की जो है वो डेफिनेशन याद करनी है। हमने क्या पढ़ा, हमारी 2 एग्जांपल्स रह गई थी वो हमने कवर की। उसके बाद हमने फ्लो पढ़े। फ्लो 2 तरह के थे, एक था स्ट्रीमलाइन फ्लो और एक था आपका टर्बुलेंट फ्लो। दोनों फ्लोज हमने पढ़े। फिर आपके पास आइडियल फ्लूइड आया गया था और इन द एंड हमने रेट ऑफ फ्लो और स्टेडी फ्लो की जो है वो डेफिनेशन भी कर ली। बेटे आज की टॉपिक के लिए इतना ही बहुत है, आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी तो बेटे आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसे स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।